हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज के विषय में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। कहते हैं 1920 में से लेके 22 में की गई थी, यानी 1920 से लेके जो है 22 में इसकी खोज की गई थी, जब इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलों पर खुदाई की गई थी। ये स्थान थे रवि नदी के किनारे बसा हड़प्पा और सिंधु नदी किनारे बसा मोहनजोदड़ो। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। पहले स्थान खुदाई की गई थी इसमें जो है D.R. साहनी द्वारा, यानी पहले स्थान पर खुदाई किसने किया था? D.R. साहनी ने किया था। दूसरे की ओर जो है R.D. बनर्जी द्वारा किया गया था। यानी इन दोनों ने इसकी खोज बहुत ही सरलतापूर्वक किया था। प्राथमिक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को जो है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी देखा जाए तो ये विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना गया है और इसके समय अवधि जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है। कई बार इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि आरंभ में इसकी जितनी भी बस्तियां खोज हुई वे सभी सिंधु नदी या इसकी सहयोगी नदी के आसपास ही मिला और इसके आसपास के मैदानों में स्थित थी। परंतु आजकल इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा ही वह पहला स्थान था जिससे इस सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आया। और इसके अतिरिक्त हाल ही के जो पुरातात्विक अवशेषों से संकेत मिला है कि सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के पूरे के सुदूर विस्तार तक फैला हुआ था। इसलिए ये जो है बेहतर है कि इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारें। यानी इसको हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाने में ही सही है। ये भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता है और विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन ही है। यानी इसके ही अंतर्गत जो है मेसोपोटामिया और जो है मिस्र की जो है सभ्यता इसी के ही समकालीन है। समकालीन का अर्थ होता है कि इसके आसपास ही माना गया है। हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन और सभ्यता के संबंध में हमारी जानकारी सिर्फ पुरातात्विक खुदाइयों पर ही आधारित है, क्योंकि उस काल की लिपि को भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ है, इसका विकास धीरे धीरे नवपाषाण युग की जो है ग्रामीण सभ्यता से हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान क्षेत्र से अधिकतम उपज लेने के लिए बेहतर तकनीक का उपयोग के परिणाम स्वरूप कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो गई और इसके फलस्वरूप इतनी बढ़ती फसल पैदा होगी जिससे गैर कृषि आबादी के लोगों और प्रशासकीय वर्ग इत्यादि के लिए जो है खाद्य और उनके जीवन यापन के लिए उत्पादन उपलब्ध होने लग गया। इसे दूर दराज के प्रदेशों के साथ विनिमय और व्यापारिक संबंध बढ़ने में भी सहायता मिली होगी। इसे हड़प्पा के लोगों ने समृद्ध आई होगी और वे शहर बसाने के योग्य हो गए होंगे। कहते हैं 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में अनेक प्रादेशिक सभ्यताओं का विकास हुआ और ये भी पत्थर और तांबे के औजारों के उपयोग पर ही आधारित थी। ये ताम्रपाषाण सभ्यताएं जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थी, अधिक समृद्ध और फली फूली नहीं थी। बुनियादी तौर पर ये सभ्यताएं जो है ग्रामीण प्राकृतिक की थी और कलात्मक अनुसार इस सभ्यता के उद्भव और विकास का काल 2000 ईस्वी से लेकर 700 जो है ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। ये सभ्यताएं पश्चिमी और मध्य भारत में मिली और इन्हें जो है गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण यानी सभ्यता के रूप में उल्लेखित किया गया। अब देखते हैं हमारा जो है चैप्टर के आधारित पहला पॉइंट क्या है। देखिए हमारा जो यहाँ पर आया है हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो कहते हैं कोई भी एग्जाम हो इसमें जो है हर एग्जामिनर जो है हड़प्पा सभ्यता कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर डालता है, चाहे वो आपके जो है स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हो, चाहे इंट्रेंस
इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो हर जगह जो है आपको जो है हड़प्पा सभ्यता कल्चर के विषय में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए जो है ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है उन सभी बच्चों के लिए जो या तो इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जो है स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उनके सिलेबस में हड़प्पा कल्चर है तो इसका मतलब है ये टॉपिक उनके लिए जो है रामबाण की तरह होगा, एक कहते हैं ब्रह्म अस्त्र की तरह होगा, क्योंकि ये चैप्टर समझ लेने से कई मानने में उनको जो है कई क्वेश्चन जो है जो सही सही कर सकते हैं। इवन कि बहुत बातें जो है इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर, तो इसलिए इसको आप जो इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना और पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें था क्या। कहते हैं जब आप पूरे चीज़ को समझ लोगे ना अच्छे से, तो आपके पास समझने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा और सभी आंसर जो है बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में दे सकते हो। तो चलिए अधिक बात न करके हमारा टॉपिक जो है उस पर आते हैं, जिसमें हम है उद्भव और विस्तार। देखिए हड़प्पा कल्चर का उद्भव कैसे हुआ और इसका विस्तार कहाँ तक है, ये बात सबसे पहले माइंड में आपके आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्राथमिक अवशेषों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले लोग छोटे छोटे गाँवों में रहते थे। जनरली सी बात है, हमें जो है प्राथमिक अवशेष मिले उसी से हम पता चलेगा, जिसको हम पहले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समय बीतने के साथ साथ छोटे कस्बे बने और इन कस्बों में हड़प्पा काल के दौरान पुनः विकसित शहरों का विकास हुआ। वास्तव में हड़प्पा काल की संपूर्ण अवधि को 3 चरणों में बांटा गया है। देखिए ये 3 चरण जो है कई मानने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने बहुत चीज़ उनके बदलाव को देखेंगे। आरंभिक हड़प्पा काल जो है अगर जो है यहाँ पर 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व इस काल के विस्तार का उल्लेख मिलता है और इसके मिट्टी से बने ढांचे, आरंभिक व्यापार, कला और शिल्प इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। यानी जो है 3500 से लेकर 2600 के बीच में देखा जाए तो इनका जो घर का स्ट्रक्चर होती थी मिट्टी से बनाई जाती थी। लोग व्यापार भी करते थे, कला शिल्प इत्यादि में काफ़ी सक्षम थे। अगर दूसरे काल की बात करें जो है प्रवृत्त हड़प्पा काल कहलाता है, जो 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व तक माना गया, यानी एक समय अवधि दी गई है। इसमें क्या था, यह जो वह चरण है जब उन्हें जो है भट्टे में पकी हुई ईंटों से बने ढांचे वाली जो है भली भांति विकसित शहर, स्वदेश और विदेश व्यापार और विभिन्न प्रकार के शिल्प देखने को मिला है। देखिए सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो कि ये लोग जो थे शहर में रहते थे और हर तरह के व्यापार जो है वो करने में सक्षम थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है ना। उसके पश्चात थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उत्तर हड़प्पा काल के रूप में इसको लिया गया है और इसकी समय अवधि आपको पता ही है क्या है। ठीक है, 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व तक माना गया है और यह पतन का काल था। ठीक है, यानी देखा जाए तो 19वीं शताब्दी से 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर जो है 1400 ईस्वी पूर्व तक ये कहते हैं पतन का काल था। देखिए पहले में क्या था, गांव में विकास हुआ उनका, फिर वो शहरों की तरफ चले गए, उसके बाद जो है उनका उत्तर जो हड़प्पा काल में आए तो इनका पतन का काल देखने को मिला। तो यही बात कहते हैं कोई भी सभ्यता अगर उच्च कोटि पे पहुंच जाती है तो उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। तो ये कोई दो राय नहीं, सच्चाई है। ये बात हमारे जीवन पे भी आधारित होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को महान बड़ा कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी पतन का जो है स्टार्टिंग यहीं से हो गया है। तो ये हड़प्पा कल्चर हमें बहुत बातों को जो है समझाती है। यह पतन का काल था जिसके दौरान शहर जो है उजड़ने लग गए थे और व्यापार समाप्त हो गया था, जिससे धीरे धीरे शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं लुप्त होती चली गई। कहते हैं आइए सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के जो भौगोलिक विस्तार का जायजा लेते हैं कि भाई जो इसकी भौगोलिक विस्तार है कहाँ तक फैली हुई है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। यदि हम बात करें पुरातात्विक खुदाइयों से पता चला है कि यह सभ्यता विस्तृत क्षेत्र में फैली थी, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सुराग मिला है। इसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो है कहाँ तक ये फैली हुई थी, जिसमें न सिर्फ भारत के आधुनिक राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश सम्मिलित थे, बल्कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग भी शामिल थे। आप सोचिएगा कि उनको ये कैसे पता चला कि पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। दोस्तों ये पता तब चलता है जब हमें उसी प्रकार की कुछ अवशेष जो है उन क्षेत्रों में भी हमें मिलता है, चाहे पाकिस्तान में मिले चाहे अफगानिस्तान में। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र में अगर वो चीज़ मिला है जो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिली है और उधर साइड भी मिली है, तो इसका मतलब है ये इसका विस्तार को जो है रिप्रेजेंट करता है। इस सभ्यता के कुछ स्थान जो है जम्मू और कश्मीर में जो है माडा, अफगानिस्तान में जो है सारत तुलाई और पश्चिम जो है पंजाब में, पाकिस्तान में हड़प्पा सिंधु में मोहनजोदड़ो और जो चंदूधारो, राजस्थान में कालीबंगन और गुजरात में लोथल और जो है घोलावीरा, हरियाणा में बनवाली और जो है राखी गाड़ी, महाराष्ट्र में दाई
मावाद और जबकि मकरान तट पश्चिम ईरान के सीमा के पास है। पर स्थिति और तुर्को गोंदोर हड़प्पा सभ्यता सुदूर पश्चिम छोड़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीर इसके सुदूर पूर्वी सीमा है। तो ये आप समझ सकते हो कि इसका विस्तार हर क्षेत्र में देखने को मिला है। इसका मतलब ये सभ्यता जो थी बिल्कुल विकसित थी, यानी ये सभ्यता हमसे भी काफ़ी आगे थी और इन्होंने हर बात जो है इसके समक्ष आती है। जब हम इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी सभ्यता कितनी विकसित थी और उनकी क्या विशेषताएँ थी। कहते हैं आबादियों के स्थान के संकेत हमें तब मिले जब हड़प्पा सभ्यता के जो है कालीबंगन जो है घंगर हकड़ा नदी के किनारे पर, जिसे आमतौर पर लुप्त नदी सरस्वती के साथ भी जोड़ा जाता है, यानी घाघर जिसको हम हकड़ा नदी के किनारे पर बसा था, जिसको आज जो है लुप्त सरस्वती नदी के साथ जोड़ा जाता है। मोहनजोदड़ो की धुरी पर जो है इस सभ्यता का प्रमुख स्थल था, यानी मोहनजोदड़ो की धुरी पर जो है इस सभ्यता का मुख्य स्थल था और अधिकांश आबादी इसी क्षेत्र में जो है स्थित थी। मिट्टी की किस्म और वातावरण रहन सहन की पद्धति से परिचय में इस क्षेत्र की कुछ सामान्य विशेषता भी हमें पता चली है। यहाँ की जो है भूमि समतल थी और सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए मानसून और जो है हिमालयी नदियों पर निर्भर होते थे। यानी देखा जाए तो ये भी मानसून पर निर्भर थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हिमालय नदियों पर निर्भर थे, यानी हिमालय से जो नदियां निकलती थी इससे वो काफी फायदा उठाया करते थे। यहाँ की विशेष भौगोलिक विशेषताएं और जो है कृषि पशुपालन संबंधी व्यवस्था इस क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक था। हड़प्पा की शहरी आबादी के अतिरिक्त अनेक ऐसे स्थल थे जहां पर पाषाण युग के शिकारी जो है संग्रहकर्ता और घुमंतरू चरवाहों वाला जो है प्रागैतिहासिक काल के समुदाय के लोग भी साथ साथ रहा करते थे। कुछ स्थल बंदरगाहों और व्यापारी स्थलों के रूप में काम में लाए जाते थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शहरीकरण को निर्धारित करने के प्रमुख कारक व्यापारी था, यानी अगर देखा जाए तो शहर को जो जोड़ने वाला मुख्य धंधा था वो व्यापार था, कर प्रणाली थी और लिपि इत्यादि होते थे। शहरी सभ्यता कहलाए जाने के लिए हड़प्पा सभ्यता इन सभी मानकों पर खरी उतरना बहुत जरूरी था। अब देखिए इसके विस्तार के बारे में और अगर हमें समझना है तो हमें इसके मैप भी देखने पड़ेंगे। ये इंग्लिश में नहीं था बट हिंदी में आपको मैप दिखेगा और मैप से आप समझ सकते हो कि इसकी जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस मैप में आप पंजाब का जो मैप भी दिख रहा होगा आपको, ये पूरा विस्तृत मैप है और इलाहाबाद हो या लाहौर हो, रवि हो या हड़प्पा तो मुल्तानी बालू भगवानपुरा, बहुत सारे क्षेत्र जो है जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कल्चरों का जो है विस्तार पूर्वक आप अध्ययन कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो इसका मुख्य केंद्र जो था मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है, ठीक है, लेकिन इसका जो थी फैलाव अगर अफगानिस्तान तक थी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये मैप भी साफ शब्दों में दिखाने के लिए तैयार है और इसको आप समझ सकते हो कि इसकी फैलाव काफ़ी विस्तृत थी, यानी काफ़ी क्षेत्रों में जो ये सभ्यता थी फल फूल रही थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इस सभ्यता का अंत का कारण भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा, जिसको हम जो है चैप्टर के अंत में जो है डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण नगर योजना। देखिए नगर योजना जो है हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। नगर योजना देखिए कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो नगर योजनाएं बहुत विशिष्ट थी और ये पूरी तरह से जो है हमारे आज के समाज जैसे विकसित थी उससे भी बेस्ट थी। तो कहा जा सकता है कि उनकी सभ्यता काफ़ी उस समय विकसित थी। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो है दिलचस्प विशेषता यही है कि यहाँ की नगर योजनाएं इसमें अत्यधिक जो है समरूपता देखने में आई है। यद्यपि कहीं कहीं पर जो प्रादेशिक रूप से विविधता भी देखने में आती है। नगरों जो है गलियां, मकानों के ढांचे, ईंटों के आकार और नालियां इत्यादि की योजनाओं में जो है एकरूपता दिखाई देती है। लगभग सभी मुख्य स्थलें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और अन्य दो भागों में जो है विभाजित किया गया है। पश्चिम की ओर एक ऊंचे चबूतरा पर बना किला और आबादी के जो है पूर्वी भाग में बना निचला नगर। किले में बड़े ही ढांचे बने हुए हैं जो शायद शासकीय या धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र के रूप में कार्य करते होंगे। देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प की बात, यही बात यहाँ पर क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर देखा जाए तो ऊपरी जो चबूतरा वाला भाग थी वो काफ़ी विकसित थी और वहाँ पर बड़े बड़े किले बनाए गए थे। तो हो सकता है कि वो राजा का जो है राजमहल हो या
कोई धार्मिक अनुष्ठान हो वहाँ पर होता हो, तो ये बातें इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आबादी जो होती थी वो निचले नगर में रहती थी, ये भी बात बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के समय में भी देखते हो, अगर देखा होगा कोई भी, अगर आप धर्म वाले कोई ग्रंथ ले लो तो उसमें यही बात दर्शाती है कि राजमहल जो होता है विशिष्ट जगहों पे होता है, उसके आसपास नगर बसी होती है। सेम ऐसा ही सिस्टम देखने को मिला है। या हो सकता है कि बहुत बड़ा मंदिर हो, क्योंकि ऊंचाई पे मंदिर होती है और उसके नीचे जो है शहर गांव बसा हुआ हो, तो इस प्रकार के दृश्य जो है वहाँ काफ़ी जो है आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कई साइंटिस्टों ने, कई जो है खोजकर्ताओं ने यही बात इसको बताया है कि ये अनुष्ठान के लिए जो है धार्मिक केंद्र के रूप में जो है उच्च स्थान को जो है रिप्रेजेंट किया था, और निचला स्थान जो था लोगों के रहने के लिए था, आवास क्षेत्र थी। तो ये बातों को इन्होंने साफ शब्दों में जो है यहाँ अलग करने की कोशिश भी किया है, और ये बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहते रिहायशी भवन निचले नगरों में बसाए गए थे। जैसे मैंने कहा था, रिहायशी शहर यानी जैसे कि होता है गांव जहां पर लोग रहते हैं, वो निचले नगरों में बने हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सड़कों के ढांचा की बात करें, हम इस प्रकार बनाया गया था कि ये एक दूसरे से मार्ग को समकोण पर काटते हुए निकलते। देखिए ये बहुत काफ़ी इन्होंने साइंटिफिक माइंड यूज़ किया था कि वो एक दूसरे मार्ग को जो है समकोण पर काटते हुए निकलते थे। इससे शहर अनेक रिहायशी खंडों में बंट जाता था और मुख्य जो है मार्गों को छोटी गलियों के साथ जोड़ दिया गया था। घरों के द्वार मुख्य मार्ग पर न होकर इन संकीर्ण गलियों में खुलते थे। देखिए हमारा भी घर होता है, हाईवे पे तो नहीं होता है ना, छोटे मोटे गलियों में बनाई जाती है। हाईवे तो मेन होती है जहाँ पर सब कुछ चलता है। सेम कंडीशन इनमें भी देखने को मिला। यही तो इनकी विशेषताओं में से एक है कि घरों के द्वार मुख्य मार्ग पर न होकर उन संकीर्ण गली में खुलते थे, यानी जहाँ पर छोटे छोटे रास्ते बनाए गए थे। अधिकांश मकान जो थे भट्टी में पकी ईंटों से बनाए गए थे, यानी उनको ईंटों का भी ज्ञान था, तभी उन्होंने ईंटे का जो है बनाया। बड़े घरों में कई कमरे होते थे, जिसमें एक जो है चौकोर आंगन भी होता था। अगर आप पुराने समय में गांव में चले जाओ तो चारों तरफ घर होते थे और बीच में आंगन होती थी। तो कुछ इस प्रकार के दृश्य जो है हमें मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। इस घरों में अपने निजी कुएं होते थे, रसोई घर होता था, स्नानगार होते थे और चबूतरे भी होते थे। घरों के आकार में जो है अंतर ये संकेत मिलता था कि धनी लोग बड़े घरों में रहते थे और एक कमरे के घरों या बरकरों में जो है समता समाज के निर्धन वर्ग के लोग ही रहते होंगे। यानी बात यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो निचले क्षेत्र होते थे जहाँ पर एक कमरा का रूम होता था उसमें निर्धन लोग ही रहते थे, जैसे आज के समय में भी देखने को मिलता है। बड़े लोग जो होते थे संभवतः बड़े घर में रहते थे, उन पे हर तरह की सुविधाएं उनको मुहैया था, जैसे कि आज के समाज में भी होता है। हड़प्पा काल के लोगों के जल निकासी व्यवस्था बहुत ही विकसित थी और कहते व्यवस्थित भी थी। हर घर में नालियां थी जो गली के नालियों से जाकर मिलती थी, और ये नालियां ईंटों से बने चरमखोरी यानी मन होश पर जो है पत्थर की सिल्ली से ढकी होती थी, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था, जिन्हें नियमित जो है अंतराल पर गलियों के किनारे बनाया जाता था। इससे पता चलता है कि उन लोगों की सफाई विज्ञान की अच्छी जानकारी थी। अगर हम एक स्नानगार के दृश्य देखें, चलिए हम देखते हैं एक स्नानगार जो है उसका दृश्य। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मोहनजोदाड़ो का जो है विशाल स्नानगार कुछ इस तरह से नज़र आता है, जो कि बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट को दर्शाता है कि यहाँ पर जो है सामूहिक रूप से जो है व्यक्ति नहाते थे, स्नान करते थे, और ये कुआं इतना बड़ा मिला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को दर्शाता है और ये क्लियर करता है कि उनकी सभ्यता कितनी विकसित रही होगी और किस तरह से जो है वो अपना जो है जीवन यापन करते थे। क्योंकि स्नानगार से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर सामूहिक रूप से बहुत से लोग जो है स्नान करते थे। हो सकता है कि ये मेल के लिए बनाया गया, हो सकता है ये फीमेल के लिए बनाया गया हो। तो इसमें जो है विचारधारा अभी तक जो है अपने कर ही रहे हैं और आने वाला समय में सब बात की खुलासा हो जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें हम हड़प्पा के नगरों के कुछ प्रमुख ढांचों के अवशेष, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हमने जो किया था पहले जो विशाल स्नानगार के बारे में आपको बताया था, तो कहते हैं अगर हम देखें जो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानगार एक बहुत ही प्रमुख स्थल है। ठीक है, इसकी चारों ओर जो है बरामदे बने हैं और उत्तरी और दक्षिण दोनों छोरों पर जो है सीढ़ी बनी हुई है। कहते हैं स्नानगार के जो है फर्श पर जो है बिटुमुन कोयले का जो है स्तर किया गया था ताकि पानी का रिसाव न हो सके, यानी पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन जो है कोयले का जल जो है पल स्तर बनाया गया था, और साथ के कमरे के पानी की आपूर्ति होती थी और पानी की निकासी के लिए नाली बनाई गई थी। आप समझ सकते हो कि स्नानगार इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था।
स्नान घाट के चारों ओर किनारों पर कुछ कमरे बने थे जो शायद कपड़े बदलने के काम में आते थे होंगे। यानी वहाँ पर छोटे छोटे रूम भी बने होते थे। तो ये तो साफ हो रहा था कि भाई यहाँ पर जो है कपड़े बदलने के लिए ही इसका काम में लाया जाता था। विद्वानों का मत है कि विशाल स्नानगार जो है धार्मिक क्रियाओं के लिए स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता था। यानी जो ये स्नानगार है धार्मिक क्रियाकलापों के लिए जो है सामूहिक रूप में बनाया गया था। और विशाल स्नानगार के पश्चिम की ओर जो है अन्न भंडार के लिए एक अन्य जो है कठोर स्थित है। यानी जो है इसमें अन्न भंडार के लिए एक जो है कोठरी बनाई गई थी। इसमें अन्न के भंडार के लिए ईंटों से बनाई कई जो है चोकड़ों खंड बने हुए हैं। हड़प्पा में भी एक कोठार मिला है। इसमें ईंटों से बने गोल चबूतरे की पांति हैं जो शायद अन्न की जो है कुटाई के लिए उपयोग में लाए जाए होंगे। यानी अगर देखा जाए तो अन्न की कुटाई के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर पुण्य था। इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त गेहूं और जौ के भूसे के छिलके से हमें प्राप्त होती है। लोथल में ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जिसे हम जो है गोदीवारा माना जाता है। और यहाँ जहाज़ों के लंगर डाले जाते थे होंगे और ये माल के उतारने चढ़ाने काम में लाया जाता होगा। इसे ये संकेत मिलता है कि लोथल हड़प्पा के लोगों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी था। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोथल का हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे डायग्राम में भी यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोथल का जो है गोदीवारा, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चित्र में जो है आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा कि किस प्रकार के वहाँ के जो जगह है दिखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बातों को जो है यहाँ समझाने के लिए ये डायग्राम भी काफ़ी पर्याप्त काम कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो हम हड़प्पा सभ्यता के जो है आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिर आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार की थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो अनुसार जो है कृषि की क्या व्यवस्था थी। देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो है समृद्ध, इसकी जो है फली फूली और विकसित भी हुई आर्थिक गतिविधियों पर जो है आधारित थी, जैसे कि कृषि, कला, शिल्प और व्यापार। सिंधु नदी के उपजाऊ जो है कछार भूमि ने यहाँ की जो है अत्यधिक कृषि उपज में अपना भारी योगदान किया। इससे हड़प्पा के लोगों को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर और उद्योगों को विकसित करने में भी सहायता मिली। कृषि के साथ साथ पशुपालन जो है हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था। हड़प्पा मोहनजोदारो और लोथल जैसे स्थानों पर मिले जो है कोठार अन्न भंडार के काम में लिए जाते थे। जो कोठार था वो बहुत बड़े होते थे और उसमें देखा जाए तो अन्न भंडार किया जाता था। कृषि के कामों में प्रयुक्त औजारों के संबंध में हमारे पास कई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भी कहते हैं कालीबंगन के खेत में हल चलाने या जुताई के लिए कुछ चिन्ह देखने को आए हैं। ये संकेत मिलता है कि ये हल खेती की जाती थी, यानी हल से खेती करने का हमें कुछ साक्ष्य जो है प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है? कालीबंगन के खेतों से हमें ये प्राप्त हुई है। हरियाणा के हिसार जिले में जो है बनवाली से मिट्टी से बने हल के मिलने की सूचना हमें मिली है। कुएं में पानी निकालकर छोटे पैमानों पर और नदियों के पानी का नहरों के जरिए जो रुख मोड़कर खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो ये पद्धति काफ़ी जो है हमारे जैसे विकसित थे कि बड़े बड़े नहरों के जो है मोड़ देना आम बात नहीं थी। मुख्य खाद्य जो है फसलों में गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, मटर और राई इत्यादि शामिल थे। लोथल और जो है रंगपुर में जो है मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी से बचे हुए कणों से वहाँ चावल की बड़ी खेती की साक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है। कपास यहाँ की एक अन्य प्रमुख फसल थी। कहते मोहनजोदारो में बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है। अनाजों के अतिरिक्त जो है मछली और पशुओं का मांस भी हड़प्पा लोगों के लिए आहार का मुख्य हिस्सा था। इसका भी हमें जो है स्कॉलर्स ने इस बात की जो है साक्ष्य प्रमाण जो है दिया है। तो इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो हर तरह से जो है विकसित थे। तो अगर हम बात उनके करें उद्योग और शिल्प की, तो चलिए देखते हैं हमारा उद्योग और शिल्प क्या है। उद्योग और शिल्प के में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के अतिरिक्त जो है लगभग सभी प्रकार के धातुओं से परिचित थे। यानी हड़प्पा के लोग लोहे के अतिरिक्त सभी प्रकार के जो है धातुओं से भली भांति परिचित थे और सोने और चांदी की वस्तु बनाते थे। सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइयाँ और जो है अन्य गहने शामिल थे, परंतु सोने से ज़्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रबलन में था। यानी चांदी का लोग अधिक से अधिक प्रयोग करते थे। जो कहते हैं बहुत बड़ी संख्या में चांदी के गहने, तस्तरियाँ इत्यादि प्राप्त हुई है हमें। तांबे के औजार और जो है अस्त्र भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। सामान्य औजारों में कुल्हाड़ी, आरी, छेनी, चाकू, भाले के नोक
और तीरों के जो है सिर इत्यादि शामिल है। ध्यान देने की बात यह है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए शस्त्र ज़्यादातर जो है सुरक्षात्मक प्रकृति के थे, क्योंकि उस समय तलवार जैसे शस्त्रों को मिलने के कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए वो लोग जो है इस तरह के चीज़ों का उपयोग किया करते थे, क्योंकि तलवार जैसी चीज़ें उस समय हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। पत्थरों के जो है औजारों का भी आमतौर पर उपयोग होता था। तांबा राजस्थान में खेतहरी नामक स्थान से आता था, और जो है सोना हिमालय नदियों की तराई और दक्षिण भारत में से आता था, और चांदी जो है मेसोपोटामिया से आता था। हमें कांसे के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं, परंतु बहुत ही सीमित स्तर पर। यानी हमें पता है कि कांसे का भी उपयोग करते थे, लेकिन इसका प्रमाण बहुत ही जो है सीमित है। इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध नमूना है मोहनजोदड़ो से मिली कांसे से बनी एक नग्न का एक मूर्ति, यानी एक नृत्यांगना की जो कि नग्न तस्वीर है, ठीक है, एक मूर्ति मिली है जो कि ये नग्न नारी की एक मूर्ति है, जिसका एक हाथ जो है नितंब पर है और दूसरा जो है नृत्य की मुद्राओं में है, हवा में झूल रहा है, और इसे बहुत जो है साड़ियाँ चूड़ी पहन रखी है। तो ये चित्र भी बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ उस समय मिली। कहते हैं मानकों बनाने की कला में ही जो उस समय थी बहुत ही प्रमुख शिल्पकारी थी, और बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से मोती बनाए जाते थे, जैसे गोमोद, अगेट और दो कनेलियंस। मोती बनाने के लिए जो है सिडलटाइट का उपयोग होता था, और चंद्रहारों और लोथल में मोती बनाने वाले की दुकानों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है। सोने और चांदी के मानकों भी प्राप्त हुई है, और हाथी दांत की नक्काशी और मोतियों, बाजूबंद और अन्य जो है सजावटी सामानों पर भी मीनाकाशी का काम भी चलन में था। अंत हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों को अनेक कलाओं और शिल्पकारों की कामों में दक्षता प्राप्त थी। हड़प्पा काल की कलाकृतियों में प्रमुख जो है कलाकृति जो है मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में मिली है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर से बनी एक मूर्ति। इसका आंखें जो है अंध बुंदी है, जैसे कि ये ध्यान मगन में मुद्राओं में दिख रहा हो। इसके जो है बाएं कंधे पर जो है काशितकारी किया गया जो है दुशाल है, और कुछ जो है विद्वानों का मत यह है कि किसी जो है प्रचालक या छड़ हो सकता है। तो देखिए सबका अपना अपना विचारधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हड़प्पा के अनेक स्थलों से पुरुषों और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी के मूर्ति प्राप्त हुए हैं। महिलाओं की मूर्ति की संख्या पुरुषों की मूर्ति से कहीं अधिक है, और ऐसा माना जाता है कि ये मात्र देवी की पूजा के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है पक्षी, बंदरों, कुत्ते, भेड़, पालतू पशुओं और कुब्बर सहित और जो है कुब्बर रहित बैलों के अनेक प्रकार की मूर्तियों के नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। फिर भी इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय नमूना है पक्की मिट्टी की बनी गाड़ियाँ। मिट्टी के बर्तन बनाना भी हड़प्पा काल के लोगों का एक प्रमुख उद्योग था, और ये मुख्य रूप से चाक पहिए पर बनाए जाते थे, जो आज के समय में भी बनाए जाते हैं, और इस पर लाल रंग करने के बाद काले रंग से जो है सजावट की जाती थी, और ये विभिन्न आकारों और शक्लों में पाए गए हैं। चित्रकारी की सजावट की जाती थी और विभिन्न प्रकार शक्लों में पाए गए, और चित्रकार के नमूनों में अलग अलग मोटाई की आड़ी, लकीरें, पत्तों के नमूने, पाम और पीपल के पेड़, पक्षी, मछली और पशु इत्यादि के चित्र भी हमें मिट्टी के बर्तनों पर बनाए गए हैं। हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के मोहरे बनाते थे। विभिन्न स्थानों से लगभग 2000 से भी ज़्यादा मोहरे हमें प्राप्त हुई है। ये मोहरे आमतौर पर जो है चौकोर शक्ल में थी और शेलखड़ी से बनी हुई थी। ध्यान देने की बात यह है कि इस मोहरे पर अनेक पशुओं के चित्र थे, परंतु किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र हमें नज़र नहीं आया है। इससे जो हमारे विद्वान ये तर्क करते हैं कि हड़प्पा के लोगों में घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी घोड़े के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। यद्यपि ऐसे विद्वान भी है जो इस मत को सहमत नहीं है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के अतिरिक्त हड़प्पा के मोहरों पर जो हड़प्पा काल की लिपि के कुछ चिन्ह भी हमें बने मिले हैं, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे प्रसिद्ध मोहर हुआ है जिस पर सिंघों वाले एक जो है पुरुष देव का चित्र बनाया गया है। इसके जो है 3 सिर हैं, और ये जो है पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, और चारों तरफ से हाथी, बाघ, गेंडा और एक भैंस जैसे जानवरों से घिरा हुआ है। अनेक विद्वान इसे जो है भगवान पशुपति यानी पशुओं के देवता को मानते हैं का प्राचीन रूप मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों का इस विचार पे काफ़ी मतभेद है। तो चलिए कोई भी भेद हो इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहते हैं हर का अपना विचारधारा होती है। ये जो है पशुपति का है, जैसे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो है सिंह, एक बहुत बड़ा मुकुट लगा हुआ है, और इधर एक शेर का चित्र दिखाया गया है, इधर एक गेंडा का
चित्र दिखाया गया है, नीचे हिरण का चित्र दिखाया गया है। तो ये जो है एक मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी पद्मासन में बैठ के जो है एक मुद्रित मुद्रा दिखाई गई है और चारों तरफ जो है पशु ही नजर आपको आ रहा होगा। तो इसी को ही पशुपति कहा गया है कि ये पशुओं का देवता थे और जो चारों तरफ उनके आसपास पशु के ही देखने को मिला है। तो ये डायग्राम कई मानने में इम्पोर्टेंट था, और इम्पोर्टेंट तो वो भी था कि जो हम जो देखे थे कि एक जो है स्त्री का जो है जो नृत्य मुद्रा में है। चलिए देखते हैं नृत्य मुद्रा के जो चित्र है वो किस प्रकार का है। देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही आकार में छोटा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो है स्तंभ पे जो है अपनी हाथ रखी हुई है और नीचे हाथ पूरा रखा हुआ है, और ये महिला ने पूरा में चूड़ी पहन रखा है और ये एक नग्न अवस्था में है। कहते हैं ये मुद्रा हो सकती है कि डांस की मुद्रा हो, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम था, चित्र था, जिसको आज भी संग्रही करके रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ दर्शाता है। अगर बात हम करें उस समय और भी हमें चित्र मिले और भी हमें नमूना मिले तो उस नमूनों को जान पहचान करना और जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं कि वो सारे किस प्रकार के थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त जो हुई है, जो हमें मिली है मिट्टी के बने हुए चित्र, ये बहुत काफ़ी विशेष और इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक और भी मिली है, ठीक है, कई चित्र जो मिले हैं उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार के जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये चित्र भी काफ़ी कुछ कहने को तैयार है। ये माटी के जो मिले हैं मूर्ति, इसमें मानव और जो है पशु का चित्र है जिसको माटी से बनाया गया था। तो आखिर किस लिए इस माटी के मूर्ति को बनाया गया, क्या उनका उद्देश्य था और किस लिए बनाया गया, तो ये सब बातें जो है सभी जो है स्कॉलर ने अपनी अपनी विचारधारा रखा है। तो इसमें हम जो है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये सारे जो है जो मिले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस समय के जानने के लिए काफ़ी जो है पर्याप्त है। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो है हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता में, वो है दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, जो कि आपके समक्ष है। देख सकते हो कि इस मूर्ति का जो है अपना एक विशेष स्थान है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ ये मूर्ति काफ़ी विशिष्ट और काफ़ी जो है कुछ बता रही है, जिसको जो है आज तक स्कॉलर समझ नहीं सके हैं। और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस मूर्ति की क्या विशेषता थी, किस बेस पे जो है इसको बनाया गया और इसका क्या उद्देश्य था। उसके पश्चात आता है कालीबंगन में मिली जो है पक्की मिट्टी की गाड़ी। देखिए ये गाड़ी जो थी वह कई अमाउंट में हमें प्राप्त हुई है, जो कि काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट दर्शा रहा है। आखिर इसका उपयोग किस लिए होता था, इसका क्या उद्देश्य था बनाने का, तो ये सारी बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं अगर आप सोचिएगा तभी जान पाइएगा कि इसका जो है बनाने का क्या उद्देश्य था, किस बेस पे इसको बनाया गया था, इसका क्या अर्थ था। तो कालीबंगन में मिली पक्की मिट्टी की गाड़ी जो है अभी भी बहुत सारे राज को जो है दबाए रखी है, इसको जानना स्कॉलर के लिए बहुत काफ़ी जरूरी रहेगा। उसके पश्चात है व्यापार। देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस प्रकार की होती थी ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर व्यापार की बात करें तो हड़प्पा के लोगों के जो है नगरीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनका आंतरिक देश के अंदर और बाहरी विदेश में दोनों तरह की जो है व्यापारिक तंत्र जाल नेटवर्क बने हुए थे। नगर की आबादी अपने खाद्य और अन्य जरूरी चीज़ों के लिए अपने आसपास के गांवों पर निर्भर थी, इसलिए गांवों, शहरों और ग्रामीण नगरों के परस्पर संबंध विकसित हुए। इसी प्रकार शहरों के शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बेचने के लिए बाजारों की जरूरत थी। इससे शहरों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित किया हुआ। व्यापारियों ने विदेशी भूभागों को विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। यहाँ इन चीज़ों को अधिक मांग थी और ध्यान देने की बात यह है कि शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बनाने के लिए अनेक प्रकार की धातु और बहुमूल्य रत्नों की जरूरत पड़ती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय हड़प्पा जो कल्चर के लोग थे उन्होंने मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया, और इसकी जानकारी हमें जो है उस समय प्राप्त जो है कुछ मुद्राओं से भी हमें मिलती है। परंतु स्थानीय रूप में उपलब्ध न होने के कारण इन चीज़ों को बाहर से मंगवाना पड़ता था। अपने उद्गम स्थान से दूर इस कच्चे माल की दूसरे स्थानों पर जो उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से ये संकेत मिलते हैं कि ये वस्तुएं निश्चित तौर पर उन स्थानों पर वस्तुओं के विनिमय की प्रक्रिया के माध्यम से ही वहाँ पहुँची होगी। तो ये बात तो साफ हो गया कि विनिमय माध्यम से ही पहुँचा होगा, क्योंकि आप भी देखते हो कि पैसे जो होते हैं हम ऐसे नहीं पहुँचाते हैं, कोई कारण होगा तभी जाता है, यानी यहाँ पर विनिमय जरूर होती होगी। इस प्रकार राजस्थान के तांबे की जो है बहुलता होने के कारण हड़प्पा के लोग यहाँ खेतड़ी स्थित तांबे की खानों से जो है मुख्यतः तांबा प्राप्त करते थे। कर्नाटक में कोलार स्थित सोने की खानें और हिमालय नदियों
के तराई के क्षेत्र में संभवतः सोने की पूर्ति होती थी। चांदी का स्रोत शायद राजस्थान की ज्वार इस खानों रही होगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चांदी संभवतः हड़प्पा की वस्तुओं के विनिमय के बदले में दी जाती थी। यानी देखा जाए तो राजस्थान जो है मेसोपोटामिया से भी इसको काफ़ी मात्रा में प्राप्त की जाती थी। मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बहुमूल्य रत्न जो है नील पैदुल मणि का जो है स्रोत अफगानिस्तान और उत्तर पूर्व से जो है बदख्शान खानों में स्थित था। फिरोजा और हरिताशम शायद मध्य एशिया की से लाए जाते थे। अगमोद और सफिक्टिक और कैनोलियंस की आपूर्ति पश्चिम भारत से होती थी। सीप शंख इत्यादि जो है गुजरात और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों से आते होंगे। अच्छे किस्म की इमारती लकड़ी और अन्य वनोत्पाद जो है शायद जम्मू जैसे उत्तरी क्षेत्र से आते होंगे। हड़प्पा के लोग जो है मेसोपोटामिया के साथ विदेश व्यापार भी करते थे और यह व्यापार मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में स्थित जो है ओमान और बहरीन के जरिए होता था। पहाड़ के क्षेत्रों में मिले मोती, मोहरे, पासे और गोटियां जैसी कलाकृतियां इत्यादि की जो मौजूदगी इसकी पुष्टि भी करती है। यद्यपि उन क्षेत्रों की जो है कलाकृतियां हड़प्पा के स्थानों में बहुत ही कम स्थानों पर मिलती है, परंतु पश्चिम एशिया या जो है पारसी मूल की एक मुहर जो लोथल से प्राप्त हुई है जिससे इस संबंध की पुष्टि होती है। कहते हैं सूसा उर और मेसोपोटामिया के नगरों के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा की मोहरें मिली है। यानी सुरसा उर और मेसोपोटामिया के नगरों के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा की मोहरें हमें मिली है। मोहरे के अतिरिक्त हड़प्पा मूल की जो अन्य कलाकृतियां वहां मिली है उनमें मिट्टी के बर्तन, स्क्रीन कार्य के किए गए कैरोलियंस की मोती और पासे भी शामिल है। मेसोपोटामिया के जिले जो है मिले शिलालेखों से हमें हड़प्पा के साथ मेसोपोटामिया के संबंध में हमें बहुमूल्य सूचना भी मिलती है। इन शिलालेखों से जो है दिलमूस, मगन और जो है मेलुहूल के साथ व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। यानी मेलुहूल जो है व्यापार के मुख्य केंद्र थे और विद्वानों ने जो है मेलुहूल को हड़प्पा के क्षेत्र के साथ मगन के जो है मकरान तट के साथ और दिलमून के बहरीन के साथ संपर्कों की पहचान भी किया है। इससे संकेत मिलते हैं कि मेसोपोटामिया जो है मेलुहूल के तांबा, कैरोलियंस के हाथी दांत और सीपियां जो वैदमानी मोती और अवन मुसूस आयात करता था। मेसोपोटामिया से हड़प्पा के निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में शामिल थे और तैयार कपड़े, ऊन, इत्र, चमड़े की वस्तु और चांदी के अतिरिक्त ये सभी वस्तुएं जो है नशवान थे और ये मुख्य कारण रहा कि होगा कि जिसकी वजह से हड़प्पा के स्थलों पर हमें इस वस्तुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो देखा जाए तो बात वही है कि हमें वही अवशेष मिले हैं जो लंबे समय तक जो है धरती के गर्भ में रह सकते थे। यदि हम बात करें सामाजिक विशेषताओं की तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है सामाजिक विशेषताएं, ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोगों को समाज जो है माँ संतात्मक प्राकृतिक का था। यानी माता का जो है चलता था। यानी अभी देखा जाए हमारा समाज जो है पितृ है तो यहाँ पर मात्र समातक प्राकृतिक का था और इस मत का आधार है मातृ देवी की लोकप्रियता, जैसे कि पंजाब और सिंध प्रदेशों में बड़ी संख्या में मिली पक्की मिट्टी के बनी नारी मूर्ति के संकेत से मिलता है। यानी देखा जाए तो माता देवी की मूर्ति जो है इस बात को साक्ष्य है कि उस समय जो मातृ प्रधान समाज हुआ करता था, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के समाज में जो है विविध व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल थे। इसमें पुजारी, योद्धा, किसान, व्यापारी और कारीगर सम्मिलित थे। राजगुड़ और बुनकर, सुनार, कुम्हार इत्यादि भी शामिल थे। हड़प्पा और लोथल जैसे स्थानों में मिले मकानों के ढांचों से पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के लोग द्वारा आवास के लिए विभिन्न प्रकार के भवनों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के कोठार के पास बने कारीगरों के घरों से इस वर्ग के कारीगरों की उपस्थिति संबंध में हमें पुष्टि होती है। और इसी प्रकार लोथल में तांबे का काम करने वाले कारीगरों और मोती बनाने वाले कारीगरों के जो है कार्यशालाओं और उनके लिए आवासीय घरों के मिले के भी प्रमाण हमें मिले हैं। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि ये लोग बड़े घरों में रहते थे और वो धनी वर्ग से होते थे, जो कारीगरों के जो क्वार्टरों जैसे कोठरियाँ यानी बैरकों में रहते थे और वो मजदूर वर्ग में सम्मिलित थे। उनकी वेशभूषा के ढंग के संबंध में हमारी जो सीमित जानकारी उस काल के दौरान मिली पक्की मिट्टी और पत्थर की बनी महिलाओं की मूर्ति पर आधारित है। यानी हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो हमें मूर्ति मिली है उससे हमें ये पता लग जाता है कि उनका वेशभूषा कैसा रहेगा। कहते पुरुषों को अधिकतर जिस पहनावे में दर्शाया गया है उसमें नीचे के आधे भाग में चारों ओर एक धोती सी बंधी है।
जिसका एक सिरा बाएं कंधे और दाएं बाजू के नीचे है और एक अन्य पोशाक है जो चोगे ढीला कपड़ा की तरह जो है परिधान है, जैसे शरीर के निचले भाग को जो है ढका गया है। और वे लोग सूती और ऊनी कपड़े जो उपयोग में लाया करते थे। मनोजधारों में बुनाई किया गया एक कपड़ा मिला है। अनेक स्थानों पर मिली जो है तकलियों और सुइयों से ये साक्ष्य मिलता है कि उस समय कताई और बुनाई का जो है काफ़ी प्रचलन थी, यानी हमें उसमें कताई बुनाई का भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे चीज़ें बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय उनकी वेशभूषा किस प्रकार की रही होगी। हड़प्पा के लोगों को सजने और संवरने का बहुत ही शौक था और विभिन्न स्थानों पर मिली पुरुषों और महिलाओं की मूर्ति से बाल संवारने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। पुरुष और महिलाएं अपने बाल को अलग अलग तरीके से संवारते थे और ये लोग जो है आभूषण पहनने के भी शौकीन थे। इसमें मुख्य तौर पर स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो है नेकलेस, बाजूबंद, कानों के बूंदे, मोती, मन के चूड़ियाँ इत्यादि शामिल थी। ऐसा लगता है कि धनी लोग सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने गहने पहना करते थे, जबकि निर्धन लोगों को पक्की मिट्टियों के गहने से ही संतुष्ट होना पड़ता था। तो ये साक्ष्य जो है उस समय के लिए काफ़ी पर्याप्त है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है धार्मिक विश्वास और रीतियाँ। देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या जो है धार्मिक विश्वास थी और क्या रीति रिवाज थी, तो इससे हमें जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और जानेंगे कि धार्मिक विश्वास उनका किस प्रकार की थी, रीति रिवाज वो किस प्रकार के मानते थे। ये हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम जो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। हड़प्पा के लोगों को धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज के संबंध में हमारी जानकारी अधिकतर हमें जो उपलब्ध जो है मूर्तियों पर आधारित ही है, यानी मूर्ति जो समय मिली थी उसी पर आधारित जो है यहाँ पर साक्ष्य है। हड़प्पा के लोग धर्म के आम तौर पर जो है जो उपासक यानी पेड़ों एवं पत्थरों के उपासक के रूप में माना गया है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों पर मिली पक्की मिट्टी की असंख्य मूर्तियां को मात्र देवी की उपासना के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें से अधिकांश मूर्तियों में जो है महिलाओं की चौड़ी सी जो है करधनी, बाल की खाल का कपड़ा और गले में हार पहन रखा है। ये पंख के आकार का जो है शिरोवस्त्र पहने हुए हैं। कुछ मूर्तियों में महिलाओं को गोद में एक शिशु जो है लिए दिखाया गया है, तो एक मूर्ति में एक महिला के गर्भ में एक पौधा उगता हुआ दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति शायद जो है भूदेवी की प्रतीक है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा वासी लिंग जो है पुरुष यो नांग और योनि महिला की जो उपासक थे, यानी पुरुष और योनि और महिला योनि के उपासक थे, परंतु कुछ इस मत से जो है असहमत है। हड़प्पा वासियों का जो है पुरुष देवताओं में आस्था का साक्ष्य मिलता है, यानी देखा जाए तो हड़प्पा वासियों को जो है पुरुष देवता में आस्था के साक्ष्य में मिलता है। एक मुहर पर बनी एक आकृति से जिसमें एक पुरुष के सिर पर भैंसों के सींग वाला मुकुट है जो योगी मुद्रा में बैठा हुआ, जिसके डायग्राम हमने पहले भी देख लिया है, और इसके आसपास कई पशु भी हैं। अनेक विद्वान इसे भगवान पशुपति यानी पशुओं के देवता मानते हैं या आदि शिव के रूप में भी देखते हैं। इधर भी कुछ विद्वानों का इसे मतभेद है। एक अन्य मुहर में एक सिंगी वाले देवता की आकृति है जिसके जो है बाल हवा में उड़ते हुए हैं और ये नग्न है और पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच खड़ा है और एक उपासक घुटने के बल उसके समक्ष बैठा हुआ है। इसे पैरों की उपासना का पता भी चलता है। हड़प्पा वासियों के पशुओं की उपासना के प्रचलन का भी हमें प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होता है। कहते हैं ईसा पूर्व के मध्य देखने में आया है कि आबादी के क्षेत्र में सुकड़ने लग गए थे और उदाहरण उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा जो मूल रूप से जो है 85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इस काल में सिर्फ 3 हेक्टेयर की आबादी में सुकुड़ कर रह गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ की आबादी किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए थे और इसका संकेत भी हमें मिलते हैं। कालीबंगन और लोथल जैसे कुछ स्थानों से हमें अग्नि की उपासना के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन के ईंटों से बने अनेक चबूतरे के पंक्तियां और उन पर जो है बने गड्ढों से राख और पशुओं की हड्डी भी हमें मिली है। अनेक विद्वान इन्हें हवन कुंड मानते हैं। इससे यह भी दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में हड़प्पा वासियों ने विभिन्न धार्मिक रीति रिवाज जो है प्रचलित थे, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यताओं में थे। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जो चित्र के रूप में है। यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो मातृ देवी का है, ठीक है। इनके जो है सर पे आप देख सकते हो मुकुट रखा गया है, तो इसको मातृ देवी जो है हड़प्पा लोग मानते थे।
और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो से मिला प्रतीकात्मक पीपल वृक्ष, यानी यहाँ पर जो है हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, हर एक पिक्चर में देख सकते हो कि पीपल के जो है अपने अपने गुणों को दर्शाया गया और यहाँ पर बहुत ही सरलता के साथ जो है इसको प्रदर्शन किया गया है। दूसरी तरफ जो है मोहनजोदड़ो की मातृ देवी की जो मूर्ति है, जिसको मैंने अभी बताया था, ये काफ़ी विशिष्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि इस प्रकार के उस समय जो है साक्ष्य हमें मिले हैं। कहते हैं मोहनजोदड़ो से जो है किसी भी हवन कुंड के होने का प्रमाण हमें नहीं मिला है। देखा जाए तो मोहनजोदड़ो में मिली किसी भी हवन कुंड के होने का प्रमाण हमें नहीं मिला है। दफन के रीति रिवाज और उनसे संबंधित धार्मिक कर्मकांड किसी भी सभ्यता के धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। यद्यपि इस संदर्भ में जो है हड़प्पा कालीन स्थानों पर मिले मिस्र पिरामिड जैसे इमारतों पर जो है मेसोपोटामिया स्थित दर में बनी शाही करगाहों की तरह ही कोई भी इमारत नहीं मिली है। शवों के प्राय उत्तर दक्षिण दिशा में जो है लटाया जाता था, जिसमें सिर उत्तर की ओर और पांव दक्षिण की ओर होते थे। मात्र मृतकों को अलग अलग संख्या में उनके साथ मिट्टी के बर्तन रख कर दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में हमें शवों के साथ चूड़ी, मोती, तांबे के दर्पण और भी वस्तु जो है रखकर दफनाया जाता था। इसे यह भी संकेत मिलता है कि हड़प्पावासी पुण्य जन्म में विश्वास रखते थे। लोथल में 3 ऐसे ही कब्र हमें मिले हैं जिनमें महिला और पुरुषों के इकट्ठे दफनाया गया है। कालीबंगन में जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है दफनाए गए एक साक्ष्य भी मिला है, यानी एक कब्र मिली है जिसमें बर्तन रखे हुए थे, परंतु कोई हड्डियां या कंकाल उसमें नहीं मिली है। रीति रिवाज में पाई गई विविधताओं से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास प्रचलन थे। देखिए, ये सब बातों से साफ ये बात हो जाता है कि उनके रीति रिवाज विभिन्न प्रकार के और विभिन्न ढंग से हुआ करता था। क्योंकि अगर आप देखिए किसी कब्र में अगर बर्तन मिल रहा है, उसमें हड्डियों कंकाल नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही अजीब बात है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारी बातें जो है अगर हड़प्पा कल्चर की अगर हम उनके लिपियों को पढ़ सके, उनकी साक्ष्य को पढ़ समझ सके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी रखता है कि मोहनजोदड़ो में मिली जो है कुब्बड़ वाले बैल की मोहर। देखिए, कुब्बड़ वाले बैल का मोहर कुछ इस प्रकार से हमें मिली है। ये देखने में कितना विशिष्ट और कितना ही जो है बहुत अच्छा साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है, और इसकी कला आप देख के हैरान होगे कि इतनी सफाई के साथ उन्होंने इसको जो है गढ़ा है। तो कुछ तो बात रही होगी हड़प्पा कल्चर में इस तरह के बैलों को बनाने का उद्देश्य। स्क्रिप्ट यानी लिपि। देखिए, लिपि जो है कई मानने में इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। हड़प्पावासी शिक्षित थे। हड़प्पा की मुद्राओं पर अनेक प्रकार के चिन्ह या आकृति बनी है। हाल ही में किया गया अध्ययन से यह संकेत मिला है कि हड़प्पा की लिपि में लगभग 400 चिन्ह हैं और इसे जो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, परंतु अभी तक इस लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा समझा जाता था कि ये अपने भावों को सीधे व्यक्त करने के लिए किसी भाव चित्र यानी चित्रकृतियाँ, चिन्ह या अक्षर का प्रयोग किया करते थे। हमें उनकी भाषा कोई भी जानकारी नहीं मिली है, परंतु कुछ विद्वानों का विश्वास है कि ब्रोही भाषा ये बोलते थे। ठीक है, यानी ब्राहुई भाषा जो इनका मुख्य बोली थी, जिस बोली को जो है पाकिस्तान के बलूची जो है लोग आज भी बोलते हैं। यद्यपि अभी इस बारे में साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ गई कि पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर लोग बलूची भाषा बोला करते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हीं में से कुछ व्यक्ति जो है अभी पाकिस्तान के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। तो इसका साक्ष्य अभी तक मिला नहीं, तो इसके बारे में कुछ कहना स्वाभाविक बात नहीं रहे। अगला टॉपिक जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है, हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का जो है 1900 ईस्वी तक जो है फली फूली रही। इस सभ्यता के बाद की अवधि को नगरी सभ्यता के बाद के चरण यानी उत्तरवर्तीय जो है हड़प्पावासी काल के रूप में जाना जाता है। इस काल की विशेषताओं को इस प्रकार से रेखांकित किया गया है कि इसमें नगर योजना, लेखन कला और माप तोलों में जो एकरूपता, मिट्टी के बर्तनों में समानता इत्यादि जैसे मुख्य लक्षण धीरे धीरे लुप्त होने लग गए थे। और यह अधोपतन जो है 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व मध्य देखने को आया है। आबादी के क्षेत्र में भी सुधरने लग गए थे। उदाहरण, उत्तर काल की अवधि के दौरान हड़प्पा जो मूल रूप से 85 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था, इस काल में सिर्फ 3 हेक्टेयर की आबादी में सुकुर कर रह गया था। ऐसा लगता था कि यहाँ की आबादी किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई थी। इसका संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और अपर दोआब क्षेत्रों के जो है बाहरी क्षेत्रों में भी पाई गई नई बस्तियां को अनेक स्थापन हुई। तो ये बातें सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है
कि हड़प्पा कल्चर का जो है पतन कैसे हुआ। आपको हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इस संबंध में विद्वानों ने अनेक अपने अपने मत दिए हैं। पहला तो यही आता है, कुछ विद्वानों का सुझाव है कि बाढ़ और भूकंप जैसी जो है प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूकंप के परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के जो है निचले मैदान बाढ़ वाले क्षेत्रों का स्तर ऊंचा उठ गया था होगा। इसे समुद्र की तरफ जाने की नदियों के तल मार्ग में रुकावट आ गई होगी और इससे मोहनजोदारो के नगर डूब गया होगा। परंतु इससे केवल मोहनजोदारो के खत्म होने का उल्लेख मिलता है, न कि पूरी सभ्यता का। और ये एक फिल्म में भी दर्शाया गया था, ठीक है, मोहनजोदारो फिल्म में, जिसमें इस बात का जो है दिखाया भी गया था। कुछ विद्वानों का ये मत अनुसार जो है घाघर हाकार नदी के मार्ग में परिवर्तन आने के कारण भी जो है शुष्क बंजर धरती जो है बढ़ती चली गई होगी, जिसकी वजह से पतन हुआ होगा। इस सिद्धांत के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है बंजरता की परिस्थिति बढ़ती गई, इससे कृषि के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा होगा, जिससे इसका लोप हुआ होगा। अगर तीसरी बात करें तो ये भी दर्शाता है कि पतन के कारणों में आर्य के आक्रमण के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आंकड़ों को आलोचनात्मक एवं गंभीर विश्लेषण के आधार पर अब इस बात को जो है पूरी तरह से नकार दिया गया है। अगर इस प्रकार कोई भी एक अकेला ऐसा कारण नहीं है जिसके संपूर्ण सभ्यता के विनाश का पता लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसके सिर्फ कुछ विशेष स्थलों या क्षेत्रों को नष्ट होने के संबंध में ही पता चल सकता है। अंत प्रत्येक सिद्धांतों की आलोचना हुई है, फिर भी पुरातत्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक तो नहीं हुई होगी, बल्कि वो धीरे धीरे हुआ होगा और अंत में ये सभ्यता अन्य सभ्यताओं में मिलती जुलती चली गई होगी। तो ये बात कई मानने में सही भी है, क्योंकि जो है एक पूरा सभ्यता खत्म होना स्वाभाविक बात नहीं है, और इस बात का जो है कोई भी स्कॉलर पूरी तरह से प्रमाण देने में सफल नहीं हुए हैं। अगर भारत में हम गैर हड़प्पाई ताम्रपाषाण समुदाय की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं प्रमुख ताम्रपाषाण जो है कैथोलिक सभ्यताएं और उनके महत्वपूर्ण मुख्य स्थल और जो है गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण सभ्यताओं का विस्तार पश्चिम भारत और दक्कन में मिलता है। इसमें शामिल है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित वानस सभ्यता, यानी 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व उदयपुर के निकट अरहर के जो गिलकुंड जैसे मुख्य स्थल सहित मलबा सभ्यता जो है 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश में जो है नवदालतौलिस जैसे मुख्य स्थल सहित 11 जो है जैरबोस सभ्यता जो 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व महाराष्ट्र पुणे के पास स्थित है। मुख्य स्थलों को जो है इनामगांव और इंदौली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में भी ताम्रपाषाण सभ्यताएं जो है चलकोथिक कल्चर्स के प्रमाण हमें मिले हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि गैर सभ्यता यानी चलकोथिक सभ्यताएं विभिन्न प्रदेशों में फली फूली रही, परंतु उनमें कुछ जो है पहलियों में बुनियादी समानताएं थी, जैसे उनके मिट्टी के घर, खेती और शिकारी संबंधी गतिविधियां, चाक पहियों पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन इत्यादि। इस ताम्रपाषाण सभ्यताओं के मिट्टी के बर्तनों में शामिल थे गेरुए और कैरे रंग के बर्तन जैसे OCP, काले और लाल रंग के बर्तन जैसे PRW, और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की कटोरियाँ, बेसिन, ठीक है, चोटीदार जार जिनकी जो है गर्दन संक्रिय थी और स्टैंड पर रखी तशरियाँ इत्यादि शामिल थी।